हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्लास 10 के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का रैपिड रिवीजन करेंगे और कम से कम टाइम में इसको पूरा कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? रेफर टू एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट इट्स बॉडी फंक्शंस एंड मेंटेन स्टेबिलिटी। कंट्रोल वो एबिलिटी होती है एक ऑर्गेनिज्म की, उसकी बॉडी की, जो बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करती है, बॉडी की स्टेबिलिटी को बनाए रखती है। कोऑर्डिनेशन का अर्थ समझते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन एंड सिस्टम्स टुगेदर इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। कोऑर्डिनेशन का मतलब है बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग होना, मतलब बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का एक साथ काम करना और बॉडी को चलाना। इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन, यानी कि मिलकर काम करना। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स के बारे में जान लेते हैं। स्टिमुली एनी चेंज इन एनवायरनमेंट दैट ट्रिगर अ रेस्पॉन्स। स्टिमुली एनवायरनमेंट में एक ऐसा चेंज होता है जो कि रेस्पॉन्स करने में हेल्प करता है, जैसे कि एग्जाम्पल लाइट, साउंड, टच, केमिकल्स। और रेस्पॉन्स क्या होता है? वो रिएक्शन जो ऑर्गेनिज्म को स्टिमुली मिलते ही बॉडी परफॉर्म करती है। एग्जाम्पल मूविंग अवे फ्रॉम हीट, जैसे ही हमको गर्म चीज़ पर हाथ रखते हैं तो आपका हार्ट अपने आप पीछे आ जाता है, तो वो बॉडी ने रेस्पॉन्स किया। रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स स्पेशलाइज स्ट्रक्चर दैट डिटेक्ट स्टिमुली एंड सेंड सिग्नल टू द नर्वस सिस्टम। अब जो हमने स्टिमुली पढ़ी उसको डिटेक्ट करने का काम रिसेप्टर्स करते हैं, जिससे फिर वो उस सिग्नल को नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स आपकी आइज़ में प्रेजेंट होती है, जो कि लाइट को डिटेक्ट करती है। सेकंड ऑडिटरी रिसेप्टर्स। ऑडिटरी नाम से पता चल रहा है, ऑडियो ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं और साउंड को डिटेक्ट करते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपकी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं और ये आपके थर्मो यानी कि हीट यानी कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को ये डिटेक्ट करती है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आपके नोज़ में प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मेल को डिटेक्ट करती है। और गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टंग पे प्रेजेंट होती हैं, जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करती है, जिन्हें हम टेस्ट बड्स भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम इफेक्टर्स की। ऑर्गन्स, मसल्स और ग्लैंड्स डेट कैरी आउट रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। अब जो हमें स्टिमुली मिली थी उसके अगेंस्ट जो रेस्पॉन्स किया था वो इफेक्टर ने किया था। इफेक्टर कोई मसल या फिर ग्लैंड हो सकती है। अब मसल जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी मूवमेंट के लिए, और ग्लैंड्स जो कि हॉर्मोन्स को रिलीज करेंगी। आगे हम ग्लैंड्स भी पढ़ेंगे, हमारी बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या क्या सीक्रेट करती है। उससे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन थ्रू नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। जो एनिमल की बॉडी होती है वो दोनों तरीके से काम करती है। नर्वस सिस्टम के थ्रू भी कोऑर्डिनेशन बनाए रखती है और हार्मोनल सिस्टम के थ्रू भी वो कोऑर्डिनेशन को बनाए रखती है। पहले हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस की, तो इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल एक्शंस, जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, कंट्रोल करते हैं एक्शंस को और रेस्पॉन्स करते हैं। पीएनएस की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपकी नर्व्स इंक्लूडेड होती हैं सीएनएस के बाहर, यानी कि जो पार्ट सीएनएस का नहीं है वो पीएनएस का है, और इसमें नर्व्स आपकी मोस्टली इन्वॉल्व होती है, जो कि आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि मूविंग हैंड। अब हैंड का मूवमेंट तो हम अपने कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में है, तो जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं वो वॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं, और हम मूविंग हैंड यानी कि हम अपनी मर्जी से अपना हाथ हिला सकते हैं। सेकंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि इनवॉलेंट्री कंट्रोल, इनवॉलेंट्री फंक्शंस को परफॉर्म करता है, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि डाइजेशन, हार्ट बीट, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये बॉडी अपने तरीके से करती है। अब बात करते हैं नर्व सेल की। नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन। तो न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट डेंड्राइट्स, जो कि सिग्नल को रिसीव करते हैं। सेकंड सेल बॉडी, जिसे हम साइटोन बोलते हैं, जो कि प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन आई है।
थर्ड एक्सॉन, जो कि उस सिग्नल को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन में या फिर इफेक्टर तक। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। फर्स्ट, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। सिग्नल को कैरी करने का काम सेंसरी न्यूरॉन का होता है। सेकंड, मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर। मोटर न्यूरॉन जो होता है वो सीएनएस से सिग्नल को रिसीव करके आपके इफेक्टर तक पहुंचाता है, यानी कि रेस्पॉन्स करवाने में हेल्प करेगा। थर्ड, इंटर न्यूरॉन, जिसे हम रिले न्यूरॉन भी बोल देते हैं, कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्शंस की। अब आपकी बॉडी में 3 टाइप के एक्शंस होते हैं। फर्स्ट, वॉलेंट्री एक्शंस, जैसा कि मैंने बताया, जो कि हमारे कंट्रोल में होती है, इसलिए ये ब्रेन के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, जिसमें हम अपना सोच समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, वॉकिंग, टॉकिंग, राइटिंग, ये सब हमारे कंट्रोल में होती है। सेकंड, इनवॉलेंट्री एक्शंस, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, हार्ट बीट, डाइजेशन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। थर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन, ये एक क्विक सडन रेस्पॉन्स होते हैं, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होते हैं, जो कि स्टिमुलस के अगेंस्ट या फिर उनके फेवर में होती है। एग्जाम्पल, पुलिंग हैंड अवे फ्रॉम फायर, जैसे ही आप कोई गर्म चीज़ को छूते हो या फिर कोई भी आपको स्टिमुली मिलती है, तो आप एकदम से आपका अपना हाथ पीछे हटा लेते हो। तो ये आपका एक सडन रिएक्शन होता है, इसमें आपने ना सोचा, ना आपके ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ, एकदम से क्विक रेस्पॉन्स आपकी बॉडी ने इसमें दिखाया, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ, उस गर्म चीज़ को छूने पे आपके जो स्किन के रिसेप्टर्स थे, जो कि हम पढ़ के आए हैं, थर्मो रिसेप्टर्स, उन्होंने वर्क किया और उस हीट स्टिमुली को उन्होंने कैप्चर कर लिया, यानी कि उसको डिटेक्ट कर लिया। उसके बाद उन्होंने उस सिग्नल को पहुंचाया सेंसरी न्यूरॉन तक, और सेंसरी न्यूरॉन उसको लेकर गई स्पाइनल कॉर्ड तक, क्योंकि इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। स्पाइनल कॉर्ड में प्रोसेसिंग होगी और वो आपका जो सेंसरी न्यूरॉन जो सिग्नल लेकर आई है उसको ट्रांसफ़र कर देगी मोटर न्यूरॉन में। बट उसके बीच में आपकी इंटर न्यूरॉन जो होगा, जिसे हम रिले न्यूरॉन बोल रहे हैं, वो उसको मोटर न्यूरॉन के पास पहुंचाएगी, यानी कि वो सिग्नल को सेंसरी न्यूरॉन से लेके मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करेगी। अब मोटर न्यूरॉन उस रेस्पॉन्स को लेकर जाएगी मसल इफेक्टर तक, और इफेक्टर उसको मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प कर देगा, जिससे आपका हैंड पीछे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और ये आपका रिफ्लेक्स आर्क है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करके जाना। बोर्ड एग्जाम में हर साल इससे क्वेश्चन आता ही है। अब बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की। द ह्यूमन ब्रेन इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। इट प्रोटेक्टेड बाय फर्स्ट स्कल, जिसे हम क्रेनियम भी बोलते हैं, हार्ड बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। स्कल जो होती है वो एक हार्ड बोनी यानी कि बोन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सेकंड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम CSF बोलते हैं, एक्ट एज अ कुशन एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम शॉक। ये बॉडी को यानी कि ब्रेन को शॉक से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये आपके ब्रेन के आसपास एक फ्लूइड होता है जो कि भरा हुआ होता है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। द ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स। ब्रेन 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन की, जो कि ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। सबसे ज़्यादा पार्ट ब्रेन का फोर ब्रेन ही माना जाता है। द मोस्ट डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका फोर ब्रेन ही कहलाता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग एंड वॉलेंट्री एक्शंस। सोचने के लिए या फिर आपकी मेमोरी को स्टोर करने के लिए और किसी चीज़ को सीखने के लिए, वॉलेंट्री एक्शन के लिए आपका फोर ब्रेन ही रेस्पॉन्सिबल होता है। इसमें आपका एक लार्जेस्ट पार्ट पाया जाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम ये सारे के सारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि वॉकिंग, टॉकिंग, राइटिंग। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शंस ऑफ आई एंड ईयर, लाइक सडन ब्लिंकिंग एंड हेड टर्निंग। मिड ब्रेन जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन में आपकी हेल्प करता है। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन तो आपका स्पाइनल कॉर्ड करता है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये वो वाला रेस्पॉन्स नहीं है, ये रिफ्लेक्स एक्शन अलग है। जैसे कि आपको पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई और उस आवाज़ को सुनकर आपके ईयर के रिसेप्टर्स ने रेस्पॉन्स किया और आपकी हेड का मूवमेंट इसमें हुआ और आपने पीछे देखा, तो इस रेस्पॉन्स को हम रिफ्लेक्स एक्शन ही बोलेंगे, जो कि आपके मिड ब्रेन ने कंट्रोल किया है।
कनेक्ट द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को जोड़ने का काम भी आपका मिड ब्रेन का ही होता है। थर्ड है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस। अब जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उन्हें कंट्रोल करने का काम हाइंड ब्रेन का होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट सेरिबेलम। सेरिबेलम मेंटेन बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, बेलम बी और एल इसमें आ रहा है और बैलेंस में भी आपका बी और एल आता है, तो सेरिबेलम बैलेंस बनाए रखता है बॉडी का। क्योंकि बच्चे सेरिब्रम और सेरिबेलम के फंक्शन में कंफ्यूज रहते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग मस्कुलर मूवमेंट्स। बॉडी के जो मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन बनाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि वॉकिंग, साइकिलिंग, राइटिंग। नेक्स्ट है पोन्स। पोन्स हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग रेट एंड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को ब्रिज की तरह जोड़कर रखने का काम पोन्स का होता है। थर्ड मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से। कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर। अब बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन्स की, क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन बनाने में हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं इन द ब्लड स्ट्रीम दैट रेगुलेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़, जो कि ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं और बॉडी के ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल तक पहुंचकर बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अभी आपकी सीक्रेट होते हैं ग्लैंड्स के थ्रू, और हमारी बॉडी में 2 टाइप की ग्लैंड पाई जाती है। फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती हैं जिनके पास डक्ट नहीं होती, जो कि डक्टलेस होती हैं, तो ये अपने हॉर्मोन्स को ब्लड में ही सीक्रेट कर देती हैं डायरेक्ट। और जब ब्लड आपका सेल्स तक पहुंचता है न्यूट्रिएंट्स को लेके, तो उसके साथ साथ ये हॉर्मोन्स भी सेल्स तक चले जाते हैं। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं वो डक्ट के साथ होती हैं, जो कि अपने एंजाइम्स, अपने हॉर्मोन्स को डायरेक्टली रिलीज कर देती हैं उस पार्ट में जहां वो उसको भेजना चाहती हैं। एनसीईआरटी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में समझाया गया है, तो मैं सारी की सारी आपको एंडोक्राइन ग्लैंड बताने वाली हूँ। फर्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड होती है। ये कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है, जो कि रेगुलेट करती है अदर ग्लैंड्स को। नेक्स्ट बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि कंट्रोल करके रखता है मेटाबॉलिज्म को। बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने का काम आपके थायरॉक्सिन का होता है। फोर्थ है आपका एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस एड्रेनाइन, जो कि कंट्रोल करता है स्ट्रेस रेस्पॉन्सेस को। पेंक्रियास। पेंक्रियास जो होती है वो आपकी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड होती है, जो कि प्रोड्यूस करती है इंसुलिन को। जब बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो आपका इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो कि उस ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करके रखता है। टेस्टिस। टेस्टिस जो कि सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होती हैं, जो कि प्रोड्यूस करती हैं टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स को, जो कि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। ओवरीज जो कि सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होती हैं, जो कि प्रोड्यूस करती है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को, जो कि फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं, प्लस आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस प्रेगनेंसी को कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो आपके 2 तरीके से शो होता है, हॉर्मोन्स के थ्रू एंड मूवमेंट्स के थ्रू। सबसे पहले हम मूवमेंट्स के थ्रू देखते हैं, जो कि 2 टाइप के होते हैं, नेस्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, जो कि स्टिमुली को रेस्पॉन्स करते हैं। एग्जाम्पल टच मी नॉट प्लांट, यानी कि छुई मुई प्लांट जो होता है, जब हम उनकी लीव्स को टच करते हैं तो उनकी लीव्स सडनली बंद हो जाती है। इसमें उन्होंने किसी भी डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट नहीं दिखाया है, वो जस्ट अपनी तरीके से सारी की सारी लीव्स बंद हो गई हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें तो ये आपके डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, जहाँ से उनको स्टिमुली मिलेगी, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट अपना शो करेंगे। ये काफ़ी तरह के होते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं फोटोट्रॉपिज्म की। फोटोट्रॉपिज्म में आपकी लाइट स्टिमुली होती है। अब जो प्लांट होता है उसकी जो शूट होती है वो लाइट के टूबर्ड्स अपना फोटोट्रॉपिज्म शो करती है, और जो रूट होती है वो लाइट के अगेंस्ट अपना फोटोट्रॉपिज्म शो करेगी। यानी कि जो शूट होगी वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही है, और जो रूट होगी वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही है।
जियोट्रॉपिज्म की बात करें तो इसमें स्टिमुली होती है ग्रेविटी, और इसमें उल्टा हो जाता है, प्लांट की शूट उसके अगेंस्ट जाएगी और रूट उसके फेवर में जाएगी। तो इसमें जो रूट है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है, जबकि शूट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो कर रही है। हाइड्रोट्रॉपिज्म बिल्कुल जियोट्रॉपिज्म की तरह होता है, इसमें रूट फेवर में होगी और शूट आपकी अगेंस्ट होगी। इसी तरीके से थिग्मोट्रॉपिज्म में आपकी स्टिमुली होगी टच, जबकि कीमोट्रॉपिज्म में आपकी स्टिमुली होगी केमिकल्स। कीमोट्रॉपिज्म आपका एग्जाम में आ जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपका पोलन ट्यूब का एग्जाम्पल दे देते हैं। पोलन ट्यूब जब आपका ओवरी की तरफ मेल गैमेट को लेकर जाता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें वो ओवरी की तरफ कैसे जाता है, तो ओवरी जो होती है वो कुछ केमिकल्स को रिलीज़ करती है जो पोलन ट्यूब को उसकी तरफ मूवमेंट करने में हेल्प करती है। तो ये आपका कीमोट्रॉपिज्म के एग्जाम्पल में आ जाता है। अब बात करते हैं हम प्लांट हार्मोन्स की, जिन्हें हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। फर्स्ट हार्मोन आपका एनसीईआरटी में दे रखा है ऑक्सिन। ऑक्सिन प्रमोट सेल इलोंगेशन, रूट ग्रोथ एंड फोटोट्रॉपिज्म। अभी जो फोटोट्रॉपिज्म हुआ था लाइट के फेवर में, तो जब शूट आपकी लाइट की तरफ झुक जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, शूट की जो टिप होती है उस पर एक ऑक्सिन नाम का हार्मोन आपका सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, जो कि आपका उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है और सेल के इलोंगेशन में वो हेल्प करता है। सेकेंड है गाइब्रेलिन। गाइब्रेलिन स्टिमुलेट स्टेम ग्रोथ एंड शीट जर्मिनेशन। गाइब्रेलिन नाम का हार्मोन जो होता है ये भी एक ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि स्टेम की ग्रोथ को करवाता है। थर्ड है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन नाम से पता चल रहा है, सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन। प्रमोट सेल डिवीजन एंड डिले एजिंग इन लीव्स। ये आपका सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। ये एक इनिबिटरी हार्मोन होता है जो कि इनिबिट करता है ग्रोथ को, इनिबिट्स ग्रोथ एंड कॉजेस लीफ फॉल। जो पत्तियां पेड़ से गिरती हैं वो इसी एब्सिसिक एसिड की वजह से गिरती है। लास्ट है आपका इथाइलिन। इथाइलिन आपका प्रमोट करता है फूड राइपनिंग को, यानी कि आजकल फल वाले क्या करते हैं, फूड्स को पकाने के लिए इथाइलिन नाम का हार्मोन उस पर डाल देते हैं ताकि जल्दी से फ्रूट पक जाए और वो उसको बेच सके। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दे रखा है फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करके रखता है बॉडी में। अब इसका एग्जांपल, जैसे कि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया तो पैंक्रियाटिक ग्लैंड जो होती है वो आपकी इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देती है, जिससे वो ब्लड शुगर लेवल आपका लो हो जाता है। बट अगर ये ब्लड शुगर लेवल आपका लो हो जाए तो उस केस में पैंक्रियाज आपकी ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि उस लो ब्लड शुगर को आपका हाई कर देते हैं, यानी कि ये इंसुलिन से एकदम अपोजिट वर्क करता है। इसी तरीके से आपका मैकेनिज्म चलता रहता है, जिसे हम फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देते हैं। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।